मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था। मेडिकल प्रॉब्लम मीन्स मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। वहाँ पे उन्होंने 1 जुलाई 2019 को जब मैं वहाँ गई, 2 जुलाई 3 जुलाई को उन्होंने मेरे से आर्य समाज मंदिर में शादी किया। मेरे से बिना परमिशन के उन्होंने मेरा गर्भपात करवाया और ये गर्भपात करवाने के पीछे मेरी सास निर्मला देवी, मेरी ननद, इन सभी का हाथ था। मेरी ननद ने 20,000 रुपये भेजे अबॉर्शन करवाने। मुझे अटेंशन नहीं दिया जाता, मुझे हटा दिया जाता है कि आपका मामला कोर्ट में है, आप कोर्ट में जाइए। मैं महिला थाना जाती हूँ तो वो बोलती हैं आप कोर्ट में जाइए। तो मतलब मैं कपड़े के लिए, खाने के लिए, पंखे के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं कोर्ट से मैं जाके नॉक करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली टाइट और मैं हूं शुभ्रा। बिहार की राजधानी पटना में सुशासन की सरकार से न्याय की गुहार लगाने के लिए मुंबई की महिला कल्पना निषाद बिहार की राजधानी पटना पहुंची। पटना के यूथ हॉस्टल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्होंने कहा कि करीब 3 साल से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूं, पर ना तो यहाँ की सुशासन की सरकार सुन रही है और ना ही जिला प्रशासन सुन रहा है। 3 साल से सब मुझे बस भगाने में ही लगे हुए हैं। तब मैं मजबूर होकर राजधानी में अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखने आई हूँ। और क्या कुछ कहा कल्पना निषाद ने, देखे इस वीडियो में। मेरा और मेरे हस्बैंड जो कुणाल सुमन है, उनका मेरा रिलेशन 2014 से था। 2014 से कंटिन्यू रिलेशन चल रहा था 2019 तक। लास्ट उन्होंने मुझसे जब लास्ट मीटिंग किया और मुझे ये आश्वासन दिया कि वो मुझसे शादी करेंगे, क्योंकि वो मुझे एक ही चीज़ कंटिन्यू बोलते आ रहे थे कि वो मुझसे शादी करेंगे और मैं उसी आस में थी। उन्होंने मुझसे शादी नहीं किया। 2019 में वो मुझे छोड़ के अब्रॉड निकल गए। मैं काफ़ी हद तक परेशान हुई। मैंने उनके घर पे उनके बड़े भैया को, जो विशाल सुमन है, पेशे से वो एक प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनकी मम्मी यानी मेरी सास निर्मला देवी, मैंने अपने ननद जो एक SBI स्टेट बैंक में जॉब करती हैं एज ए अकाउंटेंट, उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया क्योंकि मैं प्रॉब्लम में हूँ। एक्चुअली इश्यू ये हो गया था, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था। मेडिकल प्रॉब्लम मीन्स मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मैं ये सारी चीज़ों को उन लोगों को बता के, ताकि ये सब चीज़ें मेरी चीज़ें ख़राब ना हो, मैं उन लोगों को कोशिश कर रही थी मेरा उनसे कांटेक्ट हो, लेकिन उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब कहीं से कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ तो मैं थक हार के मुंबई पुलिस के पास गई। मुंबई पुलिस को मैंने अपना स्टेटमेंट दिया। मेरे जो स्टेटमेंट पे उन्होंने 376 का वहाँ पे केस FIR दर्ज किया। FIR दर्ज होने के 1 महीने के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड को अब्रॉड से इंडिया वहाँ से भेज दिया गया। अब जब वो इंडिया आए, इंडिया आने के बाद वो मुंबई नहीं आके सीधे पटना बिहार अपने घर आए और वहाँ से उन्होंने मुझे जहाँ जहाँ से भी ब्लॉक किया था सब जगह से अनब्लॉक करके मुझे केस वापस लेने के लिए धमकी दे रहे थे। हमने कहा हम केस वापस नहीं लेंगे। फिर वहाँ से उन्होंने 1 जुलाई 2019 को मेरा बाय एयर टिकट कराया दिल्ली आने का, ये कह के कि आप दिल्ली आओ, हमें इस केस के पर्पस में बात करनी है। फिर मैं वहाँ दिल्ली गई। जब दिल्ली गई तो वहाँ उनके घर से कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, सब फ़ोन पे ही कनेक्ट थे। वहाँ पे उन्होंने 1 जुलाई 2019 को जब मैं वहाँ गई, 2 जुलाई 3 जुलाई को उन्होंने मेरे से आर्य समाज मंदिर में शादी किया, क्योंकि ये शादी मैं नहीं करना चाह रही थी। मैंने ये भी कहा था कि मैं अपने घर वालों को मुंबई से और यूपी से बुलाना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे गुड फेथ में लेके ये कहा कि जो भी रीति रिवाज से शादी होगी उस टाइम पे आपके घर वाले मुंबई और यूपी से दोनों को बुलाया जाएगा। ऐसे करते करते उन्होंने मुझसे 3 जुलाई को आर्य समाज मंदिर में शादी किया। 8 जुलाई 2019 को कोर्ट में रजिस्ट्रार कराया और उसी दिन उनकी बहन नीतू सुमन, जो SBI में जॉब करती है, उन्होंने मेरा और मेरे हस्बैंड का टिकट करा दिया मुंबई का। मुंबई आने के बाद उन्होंने मुझे गुड फेथ में, मतलब मुझे ये कह के कि हम शादी रीति रिवाज से करेंगे, मेरे से बिना परमिशन के उन्होंने मेरा गर्भपात करवाया। और ये गर्भपात करवाने के पीछे मेरी सास निर्मला देवी, मेरी ननद, इन सभी का हाथ था। मेरी ननद ने 20,000 रुपये भेजे थे
अबॉर्शन करवाने के लिए। ये सब होने के बाद से फिर जब वहाँ मुंबई का केस डिस्पोज हो गया, मुंबई का केस डिस्पोज होने के बाद से मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त राकेश रंजन, वो भी मुंबई आके रह रहे थे, ये दोनों वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद फिर मैं उनके पीछे पीछे मैं उनको ढूंढते हुए मैं यहाँ बिहार पहली बार आई 7 नवंबर 2019 को। और यहाँ पे जब मैं उनके घर पे गई ढूंढते हुए तो उन लोगों ने मेरे साथ वहाँ मारपीट किया, मुझे घर में घुसने नहीं दिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस से मार खिलाने की धमकी दिया गया। लेकिन वहाँ पे जो समाज के लोग थे उन लोगों ने मेरा सर्टिफिकेट देखा शादी का, शादी की वीडियो, शादी की पिक देख के मैं कैसे कैसे घर के अंदर गई। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे घर में चैन से, आज तक मैं घर में चैन से नहीं। मेरे साथ इतना मारपीट होता है, मेरे घर के लोग, मेरे सास ससुर, मेरे ननद नंदोसी, ये सब मेरे साथ में मारपीट करते हैं। मुझे ये कहते हैं कि मैं वापस मुंबई चली जाऊँ, तो मैं मुंबई कैसे जाऊँ। उसके बाद फिर इन लोगों ने मेरे साथ जो मारपीट किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मारपीट किया है, मेरे कान का पर्दा भी फट गया है, 5 स्टिचेस लगे हुए हैं मेरे कान में। उनके ऊपर 498 का केस हुआ। 498 का केस हुआ तो फिर मुझे फिर से गुड फेथ में लेना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे तो रहना था मेरे हस्बैंड के साथ में, मैं उनके साथ रहना चाह रही थी। लेकिन मुझे इन लोगों का जो धोखाधड़ी था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने 2 महीना में मुझे अच्छे से रखा घर के अंदर, 2 महीना मैं वहाँ पे उस घर में खाना खाई हूँ। और उन लोगों ने सब कुछ, मतलब कोर्ट से लेके थाने से लेके सबको मैनेज करा दिया, अपना नाम निकलवा दिया। और उसके बाद में जब अरेस्ट वारंट आया, अरेस्ट वारंट आने के बाद से इनको सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से बेल जब रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ में बहुत मारपीट किया था। करीबन 2 से 3 दिन तक तो घर के अंदर रखा, मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से मारपीट किया था कि मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे थे। तो यही सारी चीज़ों को लेके मैं मुंगेर बरियारपुर थाने में कई बार गई थी। उन लोग वहाँ से मेरी कोई हेल्प नहीं किया, मैं सब जगह से हार गई। कोर्ट से थाना, थाना से कोर्ट से घर, यही मेरी लाइफ थी। इसलिए मैं थक हार के पटना राजधानी में आई। यहाँ की शासन से, यहाँ की पब्लिक से मैं एक ही हेल्प चाहती हूँ कि मुझे कैसे भी करके न्याय मिले। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे उपस्थित करवाई हूँ। कोर्ट में मामला जब चल रहा है तो कैसे स्टेट गवर्नमेंट या कोई मदद कैसे कर सकते हैं मामला न्याय, क्या मतलब उम्मीद आपकी? मामला न्यायालय में है तो मैं ये नहीं ना कह रही हूँ, न्यायालय में मेरा मामला है, ठीक है, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है, एटलीस्ट मुझे जो घर में खाना नहीं मिल रहा है, घर में मेरे फैन नहीं है, वो सारी चीजें तो पुलिस तो करवा सकती है कि मैं कपड़े के लिए, मैं खाने के लिए भी मैं कोर्ट तक जाऊं, इतना तो कर सकती है पुलिस। लेकिन वो भी कुछ नहीं, वहाँ मुझे अटेंशन नहीं दिया जाता है, मुझे हटा दिया जाता है कि आपका मामला कोर्ट में है, आप कोर्ट में जाइए। मैं महिला थाना जाती हूँ तो वो बोलती हैं आप कोर्ट में जाइए। तो मतलब मैं कपड़े के लिए, खाने के लिए, पंखे के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं कोर्ट से मैं जाके नॉक करूँ। कोर्ट का मामला तो चलता रहेगा, कोर्ट का तो लाइफ अभी कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट शासन क्यों बैठा हुआ है वहाँ पे, पब्लिक के लिए बैठा है ना। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर वाले उनको मैनेज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। स्थानीय, हाँ, बरियारपुर थाना के। मैं इसीलिए मैंने डीजीपी साहब को मेल भी किया है, ठीक है, मैं उनसे कल मिलूंगी भी। और मैं यहाँ तक इसके पहले आपने मुख्यमंत्री या डीजीपी साहब को लेकर भेजा है कभी क्या? जी हाँ, मैंने भेजा है, मैंने डीजीपी साहब के यहाँ, सीएम साहब के यहाँ, सब जगह मैंने लेटर भेजा हुआ है, जिसका प्रूफ भी है मेरे पास। मैंने उस लेटर का जवाब भी मांगा है, मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसलिए मैं आज पटना राजधानी में आके बैठी हूँ, आप लोगों को बुलाई हूँ ताकि आप लोगों के हेल्प से मुझे शायद न्याय मिल जाए और मैं सीएम साहब से भी मिल सकूं, और कल मैं जाके डीजीपी साहब से भी भेंट मुलाकात करूँ। विवाद क्योंकि मुंबई में तो मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मुझे शादी के पहले भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो आई थिंक मैं इनके साथ में रिलेशन आगे कंटिन्यू नहीं करती।
लेकिन वहां पे इन्होंने मेरे साथ में बहुत ही अच्छे से, शादी के बाद जैसे एज अ हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस तरीके से रहा। मे बी अब तो मैं ये कह सकती हूँ, हो सकता है मुझे चीटिंग, मतलब मुझे 376 के केस से बचने के लिए इन्होंने मेरे साथ में वो सब वहां पे ड्रामा किया होगा, मेरा अबॉर्शन करवाया, मेरे साथ अच्छे से रहे। और वहां पे आने के बाद यहाँ पे उनको उनके दोस्तों का सपोर्ट, जो राकेश रंजन है, सोमनाथ आर्या है, और मेरे घर वाले, मेरे सास ससुर, ननद नंदोसी, रिलेटिव्स और वहाँ के समाज, इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए आज मेरे साथ जातिवाद भी होता है, मैं ये भी बता दूं, मेरे साथ जातिवाद उस घर में होता है, उस समाज में होता है, उस एरिया में होता है। विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उनका सीधा यही, मेरी सास कहती है मैं अपने बेटी की कहीं और शादी कराऊंगी। तो अगर आप कहीं और शादी कराएंगे तो आपने आपने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाया? बेसिक एम्यूनिटी ही नहीं है, मुझे पीने को पानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैं एक बाहर की लड़की हूँ। और इनफैक्ट मैं आपको कोर्ट की भी एक बात बताती हूँ कि जो पेटिशन जब फाइल हुआ तो इन पे जो एलिगेशन थे वो एलिगेशन ऐसे थे कि जैसे ये बहुत पढ़ी लिखी है, या फिर ये अंग्रेजी में बात करती हैं, या फिर ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, मुंबई में उनके साथ रह रही थी, शादी उस टाइम नहीं हुई थी फिर भी रह रही थी। तो ये सारे एलिगेशंस लगा करके और सामने इनके हस्बैंड की साइड से जो है इन पे ये सारे एलिगेशन लगाए गए थे। तो आप ये देखिए ना कि आप एक तरफ आप कहते हो कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। और दूसरी ही साइड अगर एक कोई इंडिपेंडेंट लड़की जो अपने मन से, अपने चॉइस के हिसाब से शादी करके आ रही है, शादी करके अपने हस्बैंड के साथ, ये मुंबई की हैं और ये मुंगेर में आकर के रह रही हैं, विच इज अ बिग थिंग। वहां से आकर के मुंगेर में रहना, मैं तो कभी गई नहीं हूँ मुंगेर, पर यहाँ पे हम पटना में ही रह रहे हैं, यहाँ पे कितनी गर्मी है, अभी हम यहाँ पे बैठ करके बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी गर्मी है। अगर यहाँ पे अगर इनको पंखा नहीं दिया जा रहा है, अगर इनका बेसिक एम्यूनिटी, बेसिक नीड ही इनका फुलफिल अगर नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ जाएंगी? ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ पे जाकर के ये हेल्प मांग सकती हैं? लीगली भी जैसे जब हमने इनका केस किया और इन पे एलिगेशन, जैसे हम देख रहे हैं ये बहुत ही पतली दुबली लड़की हैं, अच्छा इनका है सारा चीज, इन पे एलिगेशन ये है कि ये अकेले मुंबई से आकर के घर में घुस करके, घर का दरवाजा तोड़ करके और सबको मारा, सारे 5-6 लोगों को इन्होंने मारा है बकायदा जाकर के घर में। और नॉर्मल नहीं मारा है इन्होंने, इतना मार दिया है, इतना मार दिया है कि लोगों का लिटरली मतलब जो फोटोज हमने देखी लड़की की साइड से जो आई कि हाथ उंगली वो हो गई है या फिर नाखून नोच लिया गया है। तो एक बहुत ही बेसिक सा आर्ग्यूमेंट था इनके केस में कि शी इज नॉट अ बॉडी बिल्डर। मुझे तो, मैं तो इनसे बाई फेस मेरी मीटिंग इनसे फर्स्ट टाइम है, क्योंकि संतोष सर के थ्रू जो है ये मिली थी मैं इनसे। कोई बॉडी बिल्डर ये है नहीं, ना ये कुछ ऐसा जिमनास्ट है या फिर कोई ऐसा इनको कुछ आता है कि शी इज नॉट केपेबल, शी इज अ वुमेन, शी इज नॉट अ मैस्कुलिन वुमेन, शी इज अ नॉर्मल वुमेन जो कि अपना नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए इसी होप में यहाँ पे आई कि अच्छा ठीक है, वहां पे अगर चीजें जो है वो खराब हो गई तो यहाँ पे हम करते हैं लीगल। इनके केस में ये हुआ कि पहले हस्बैंड के साइड से वो लोग मान गए कि हम इन्हें रखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है वो 10-15 दिन की जब डेट पड़ी बात की, तो उसके विद इन 2 days जो है इन्होंने कोर्ट में ये सबमिट किया दोनों साइड से कि दे आर रेडी टू स्टे टुगेदर, ये साथ में रहने के लिए तैयार है। और उसके 2 दिन बाद ही हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल कर दिया जाता है। तो उनका तो इंटेंशन ही नहीं है इनको रखने का, या इनका इंटेंशन ही नहीं है इनके साथ आगे कुछ भी करने का। ये बस ये लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं, और जो कि विच इज ऑल्सो रॉन्ग। आप लीगली भी ये चीज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बोला, ये सारी दिक्कतें जो हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाया ही इस नजरिए से गया था, क्योंकि बाकी 498A है या फिर कोई भी ऐसे एक्ट है जो लड़कियों, जो वुमेन को या महिलाओं की का जो हक जो है वो उसको सेफ गार्ड करते हैं, वो फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया में, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे। तो इसलिए डीवी एक्ट आया, और डीवी एक्ट के थ्रू जो है वो बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस एक्ट को बताया गया इन्हीं सारी दिक्कतों के लिए। अब मान लीजिए कि डीवी एक्ट में अगर होम विजिट का प्रोविजन है, होम विजिट जब कोई करेगा तब तो उसको पता चलेगा कि पंखा तो है ही नहीं, या पीने को पानी नहीं है, या खाने को खाना नहीं है। तो ये सारा दिस इज ऑल
छोटे छोटे स्तर पे जो है आपको वो चीज चेक करना पड़ेगा, या आपको इस तरीके का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, या प्रोविजन तो है, द प्रॉब्लम इज देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंट होगा तो ये सारी तरीकों की दिक्कतें जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से उभर के आती है, बस ये एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे भी जिनको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों पे फोकस्ड रह करके, और शी इज herself, she is a very strong woman, she does not need a voice for her, वो अपनी खुद की आवाज है उनकी एक। तो कल्पना जी को बस हम जिस तरीके से लीगली हम